नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार और जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, और इससे पहले हम लोग जो हमारी लास्ट लेक्चर था भाई, जो हमारी क्लास थी जिसमें कि हमने प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने भाई नर्मदा नदी, तापी नदी और माही नदी, हम इन प्रमुख 3 नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में जो हमारी कुछ विशेष नदियां हैं, तो हम उस नदियों पर आज चर्चा करेंगे। आपके इस क्लास में हमारी जो चर्चा रहेगी, जो कि हमारी बाकी की नदियां हैं जो कि भाई अरब सागर में गिरती हैं, हम उन नदियों पर भी चर्चा करेंगे जो कि आपके अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, मोस्टली उन्हीं नदियों पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई एटलस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एटलस नहीं खरीदोगे, ज्योग्राफी आपके समझ में नहीं आएगी। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आप मैप ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में भाई मैप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी अपनी क्लास में मैप रखता हूँ, अपने साथ में मैप रखता हूँ, एटलस भी रखता हूँ। तो सारी चीज़ें जो है कि भाई प्रोसेस जो है कि इसी प्रकार से चलता है। तो आपको भी जो है कि ये सारे पॉइंट्स जो है कि देखते रहेंगे और सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम कंटिन्यू करेंगे भाई सारी चीज़ें लगातार। और अगली जो वीडियो यानी कि हम जो अगली नदी की बात करेंगे तो वो है आपकी लूनी नदी पर। जो हमारा नेक्स्ट अगली नदी है भाई, हम बात कर रहे हैं लूनी नदी के बारे में। जो हमारी लूनी नदी है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लूनी नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम लोग बात कर रहे हैं लूनी नदी पर। यह भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो कि आपके अरब सागर में जाकर के गिरती है। ये नदी भी अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर हम इसे मैप की तरह अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये आपका भाई राजस्थान है। ये पूरा क्षेत्र क्या है? ये हमारा राजस्थान वाला एरिया है। और राजस्थान के अजमेर में, कहाँ से? अजमेर से ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? अजमेर से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई इस प्रकार से बहती है भाई। और ये खंबात की खाड़ी से होकर के, खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है ये, ठीक है। गुजरात के कच्छ रण में, किसकी बात करेंगे? जो भाई गुजरात का जो कच्छ रण है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो भाई इस प्रकार से इस कच्छ रण में जाकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है भाई, ठीक है। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे लेक्चर, जो भी क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको भाई रक्षाबंधन और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना हूं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी जो है कि इस त्यौहार को बड़े ही प्यार से बनाते रहिए और साथ में बने रहिए भाई। प्रेम और प्यार को इसी प्रकार से देते रहिए आप सभी लोग। आइए हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। तो भाई ये नदी जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, ठीक है भाई। तो गुजरात के कच्छ रण में जाकर के विलुप्त हो रही है। कहाँ हो रही है? कच्छ रण में जाकर के विलुप्त हो रही है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से? मैंने आपको बताया कोई राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका अजमेर, और अजमेर के अंदर आपका जो है कि एक पर्वत श्रेणी है। यानी कि अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से एक रेंज है आपकी। तो यहाँ पर अरावली, जो इसी क्षेत्र पर आपका एक पर्वत है जिसे हम नाग पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग पर्वत कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है, ठीक है, लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है, तो भाई क्या है? राजस्थान का जो अजमेर है डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर के अरावली पर्वत में स्थित नाग पर्वत से है।
कहां से है? नाग पर्वत से है। ठीक है भाई, कहां से निकलती है? नाग पर्वत से निकलती है। और यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई, ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। मतलब ये विलुप्त हो जाती है, समाहित कहीं गिरती नहीं है, हमें दिखाई नहीं देती है कि भाई ये कहाँ गिर रही है, यानी कि केवल इस कच्छ रण में पहुंचते ही विलुप्त हो जाती, क्योंकि यहाँ बहुत सारा रेत है। ठीक है, यहाँ वाइट रेत पाया जाता है क्योंकि यहाँ हमारा नमक तैयार होता है। ठीक है भाई, कच्छ में, और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। अगर हम भारत की डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो भाई गुजरात का भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ को माना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे जब हम और टॉपिक पर बात करेंगे तो भाई ये कितने किलोमीटर में बहती है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें कि भाई कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लेंथ लंबाई की बात करें तो लगभग भाई 320 किलोमीटर लंबी नदी है। ये अधिक लंबी नहीं है, केवल 320 किलोमीटर लंबी है, मात्र 320 किलोमीटर है ये। और रीज़न भी यही है कि भाई 320 किलोमीटर लंबी नदी है, राजस्थान और गुजरात केवल दो ही राज्यों में बह रही है। समझ में आ रहा होगा आपके? ठीक है, केवल दो ही राज्यों में बह रही है, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई सीधे कहाँ पहुँच रही है? कच्छ रण में पहुँच रही है और विलुप्त हो रही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो कि इसी के साथ मिलकर के बहेंगी। ठीक है, जैसे ये नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां हैं जो इसके साथ मिलकर के बह रही हैं। ठीक, कौन कौन सी नदियां भाई? जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी। ठीक है भाई, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, और इसमें एक नदी और है, ये इस प्रकार से मिलती है, ये वाली नदी जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं। सरस्वती, सरस्वती नहीं, सरस्वती। ठीक है, और ये नदी कहाँ से निकलती है भाई? पुष्कर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पुष्कर झील से निकल रही है। ठीक है, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से निकलती है? पुष्कर झील से निकलती है। और अगर हम और भी कई सारी बात करेंगे तो भाई लूनी नदी से संबंधित यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे कि भाई लूनी नदी से जो पूछा जाएगा प्रश्न वो इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, मैं यहीं साइड में लिख देता हूं भाई, घग्गर नदी को हम बात कर लेते हैं। ठीक है, घग्गर की बात करते हैं जो कि भाई शिमला से निकलती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों में, शिमला में हैं शिवालिक पहाड़ियाँ, तो वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला। तो भाई यहाँ है शिमला, तो यहाँ जो हमारी शिवालिक पहाड़ी है, जो शिवालिक रेंज है, तो इस शिवालिक रेंज से निकलती है आपकी घग्गर, जो कि अंबाला, पटियाला, हिसार इन जिलों में बहती है और राजस्थान पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? राजस्थान पहुँचती है। और राजस्थान पहुँचने के बाद हनुमानगढ़ में जाकर के ये मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से बहती है भाई। और जैसे ही हम राजस्थान में प्रवेश करते हैं, हम लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? जैसे ही हम लोग राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो भाई राजस्थान के अंदर एक स्थान है आपका हनुमानगढ़, और जहाँ की वो क्या है? मरुस्थल है।
जहां हमारा मरुस्थल है, और इस मरुस्थल में जाकर के जो घग्गर नदी है समाप्त हो जाती है। घग्गर नदी जो है यहां से कहां से निकल रही है भाई? शिमला शिवालिक पहाड़ी से निकल रही है। शिवालिक पहाड़ी से निकल रही है। अंबाला, पटियाला, हिसार इन क्षेत्रों से होती हुई, अंबाला, पटियाला और हिसार इन क्षेत्रों से होती हुई कहाँ निकल रही है भाई? कहाँ पहुँच रही है? राजस्थान में पहुँच रही है। और जैसी राजस्थान में पहुँचेगी तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और ये नदी विलुप्त हो जाती है मरुस्थल में। समझ में आ गया ना सभी के? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग घग्गर नदी की बात कर रहे हैं। घग्गर नदी तो समझ में तो आ ही रहा होगा आप सभी के भाई। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से निकलती है? अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो भाई उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी, हिमालय की शिवालिक पहाड़ी शिमला में, ठीक, शिमला में है। और लगभग ये नदी, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर है, जो कि अंबाला, पटियाला, हिसार होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। अंबाला, पटियाला और हिसार से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और यहाँ भाई मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। और ये मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो ये आपकी घग्गर नदी कंप्लीट। और कुछ नदियां हैं जो कि विशेष प्रकार की नदियां हैं, जो कि आपके अरब सागर में ही गिरती हैं। तो हम उन नदियों पर भी चर्चा करेंगे। और वो किस प्रकार की नदियां हैं तो हम देखिए भाई कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए भाई सहयाद। अब इसके बाद में हम कुछ मोस्टली इम्पोर्टेंट नदी की बात करेंगे, जो रिवर है हमारी। हम मोस्टली रिवर की बात करेंगे, और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सह्याद्री की पश्चिमी नदियां। ठीक है, किसकी? सह्याद्री से पश्चिम की नदियों की हम बात करेंगे, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ये नदी भी भाई अरब सागर में जाकर के गिरेंगी। और वो कैसे गिरेंगी ये देखिए भाई। मार कर काम है भाई। सह्याद्री पश्चिम नदियां, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स हैं। तो जहां हम उन नदियों पर चर्चा करेंगे कि भाई सह्याद्री के पश्चिम की जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं। जैसे ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। और ये आपका पूर्वी घाट है भाई, इस प्रकार से बना हुआ है पूर्वी घाट। ठीक है, कवर हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इस पश्चिमी घाट से बारे में कुछ नदियां हैं जो कि हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे गुजरात में बहने वाली कुछ नदियां हैं भाई।
ठीक है। तो भाई गुजरात में सतरंजी नदी, हम किसकी बात कर रहे हैं, गुजरात राज्य में कौन कौन सी नदी बहती है भाई, सतरंजी नदी है, भादर नदी है। ठीक, अब गुजरात के बाद हम एंट्री करेंगे डायरेक्ट कहाँ, गोवा। तो गोवा में भाई मांडवी, गोवा जो है कि पूरी गोवा जो है कि कहाँ, किस नदी पर बसा हुआ है, मांडवी नदी पर बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदियां हैं जुआरी, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि जुआरी और राचोल। अब हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं। भाई गुजरात हो गया, गोवा हो गया और कर्नाटक, ठीक है भाई। तो कर्नाटक में भी हमारी नदियां हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भाई काली नदी, कर्नाटक में काली नदी बहती है, ठीक है भाई। गंगा वेली बहती है, शरावती बहती है, बेड़ती बहती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शरावती, बेड़ती, गंगावेली। तो ये हमारी कर्नाटक की नदियां हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं भाई आपके केरल राज्य की नदियों की बात करेंगे। तो केरल में आपकी भाई पेरियार, ठीक है, भरतपुझा, पेरियार, भरतपुझा, पांबा, ठीक है, पांबा। तो ये कुछ विशेष नदियां हैं जो कि हम इन नदियों पर भी चर्चा करेंगे कि भाई ये किस प्रकार से कहाँ कहाँ बहेंगी। तो सारा का सारा प्रोसेस जो है कि इन नदियों के आधार पर चलना है, ठीक है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं भाई मांडवी नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो भाई मांडवी नदी को गोवा की जीवनदायिनी कहा जाता है। जीवनदायिनी जो है कि गोवा की जीवनदायिनी कहा जाता है मांडवी नदी को, ठीक है। अब सहायक नदी में बता चुका हूं भाई, मांडवी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी मांडवी की, तो जुआरी और राचोल, ठीक है भाई, कवर हो गया यहां तक। अब हम बात करते हैं केरल राज्य की पेरियार नदी के बारे में। तो भाई पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की जीवन रेखा कहा गया है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यहाँ के लोग इसे जो है कि यूज़ करते हैं, इसका जल पीने योग्य है, जल पीने योग्य है, इसका जो जल है पीने योग्य है भाई। और अगर हम बात करते हैं कि भाई ये नदी, जब हम बात करेंगे भाई पेरियार नदी जो है कि अनेक प्रकार से है और केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है, केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी। और अगर दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो भाई भरतपुझा है, दूसरी बड़ी नदी। भरतपुझा है, कौन सी है? भरतपुझा है, जो कि भाई आपकी लगभग 209 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी है? 209 किलोमीटर। अगर हम पेरियार की बात करते हैं तो लगभग 765 किलोमीटर लंबी है ये, या कम है, सॉरी 465 किलोमीटर है। ठीक,
और ये आपकी वेम्बनाड झील में जाकर के प्रवाहित होती है, यानी कि वहाँ जाकर के और अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती हैं ये सारी नदियाँ? कि भाई अन्नमलाई पर्वत से होते के, यानी कि ये कहाँ से निकलती है भाई? पश्चिम घाट के अन्नमलाई पर्वत से निकलती है। अन्नमलाई पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। समझ में आया भाई? कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं भाई कर्नाटक की जो शरावती नदी है, कौन सी नदी की बात करते हैं? कर्नाटक की शरावती नदी की बात करते हैं, तो इसी पे भाई हमारा जोग प्रपात बना हुआ है जो कि 271 मीटर ऊंचा है शरावती नदी पर। ठीक है भाई, कहां बना है? शरावती नदी पर बना हुआ है और जो कि 271 मीटर ऊंचा है जोग प्रपात। ठीक है, यहां हम केवल भरत पूजा की बात नहीं, पेरियार की भी बात कर ली हमने, मांडवी की बात कर ली, तो ये भी हमारी कई सारी नदियां हैं। तो इन नदियों के बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। और अगर आगे की अगर हम बात करते हैं, चलिए भाई मैं यहाँ आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। वो पॉइंट क्या है? जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि भाई पश्चिमी घाट पर हमारे बिजली विद्युत जो है कि प्लांट कई सारे बने हुए हैं, तो इन नदियों के माध्यम से या इन नदियों के जल से सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न की जाती है। सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भाई बिजली है बनाई जाती है, विद्युत को बनाया जाता है, बनाया जाता है। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे भाई मरुस्थलीय नदियों के बारे में, जो नदियां यानी कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि भाई मरुस्थल में विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, तो उन्हें जो है कि हम अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र में शामिल करते हैं। जिसमें शामिल करते हैं अंतः स्थलीय, मरुस्थलीय या स्थलीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने इन सभी इस पूरे रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा रिवर सिस्टम हमारा जो है कि भाई कंटिन्यू बना रहेगा और इसी प्रकार से हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसके आगे जब हम नेक्स्ट अगली नदियों पर बात करेंगे तो ये आपका जो है कि भाई पूरी तरीके से हमारा पश्चिमी नदियां हैं, जो कि आपके कर्नाटक, केरल, गोवा और ये भी हमारे गुजरात की ही नदियां हैं, जिसमें सतरंजी और भादर नदियों की बात होती है। तो ये भी हमारे इन्हीं क्षेत्रों से निकल करके गुजरात में और अरब सागर में गिरती हैं। जितनी भी मैंने अभी आपको ये जितनी भी नदियां बताई हैं, तो ये सभी नदियां जो है कि भाई आपके अरब सागर में जाकर के गिर रही हैं। सारी की सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और अरब सागर में गिरने के साथ साथ कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कि भाई डेल्टा नहीं बनाएंगी। ठीक है, क्या नहीं बनाएंगी? डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो फिर ये क्या बनाएंगी भाई? ज्वार नद मुख का किसका काम करती हैं? ये ज्वार नद मुख को बनाने का काम करती हैं, जिसे कि भाई हम ऐश्वरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ऐश्वरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेंचुरी भी कहते हैं। इसे हम लोग सेंचुरी या ऐश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली हम लोगों ने जितनी भी हमारी प्रायद्वीपीय नदियां थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां थी, वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और इससे आगे यानी कि इसी में हम आगे की ओर जब बात करेंगे तो यहाँ मैं आपको जो है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि कितने प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। अभी तक तो हम केवल प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहे थे, अपवाह क्षेत्र की बात की जा रही थी कि भाई नदियों के अपवाह क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कंप्लीट करेंगे और जिस पर कि हम बात करेंगे भाई जो हमारे अपवाह क्षेत्र है, जो भाई हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, प्रतिरूप की बात करेंगे हम।
जो हमारे ड्रेनेज पैटर्न की बात होगी, किस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न पर कौन कौन सी नदियां काम करती हैं। जैसे भाई हिमालय से निकलने वाली नदियां वो अलग पैटर्न पर काम करती हैं, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो हमारे अलग पैटर्न पर काम करती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो आपके अलग पैटर्न पर काम करती हैं। यानी कि इनका जो अपवाह प्रतिरूप है दोनों का अलग अलग है, दोनों का ही अलग अलग है। तो हम उसी के बारे में जानेंगे कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और हिमालय की नदियां किस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां जो है कि वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है भाई, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे आपके अपवाह प्रतिरूप पर, कि जो हमारे नदियों का जो अपवाह प्रतिरूप है किस प्रकार का है। यानी कि यहां बात करेंगे आपके ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न कि जो हमारा भाई ड्रेनेज पैटर्न है क्या है। तो भाई जितनी भी नदियां होती हैं, कहने का मतलब है हमारी जितनी भी नदियां होंगी तो वो सभी की सभी जो है कि एक सीमित रेखा के अकॉर्डिंग बात करती हैं, एक सीमित पैटर्न पर काम करती हैं। उनका जो प्रतिरूप है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई रेखीय प्रवाह को हम क्या कहते हैं, जो हमारा रेखीय स्वरूप होता है, रेखीय स्वरूप का मतलब है भाई ये बिल्कुल सीधी, तो ये हो गया आपका भाई रेखीय स्वरूप। ठीक है भाई, इसे हम रेखीय स्वरूप है, और इसे अगर हम बात करते हैं तो हम प्रवाह रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाह रेखा कहा जाता है, ड्रेनेज लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम लोग, ड्रेनेज लाइन कहते हैं, ड्रेनेज लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रेनेज लाइन कहा जाता है। और कई सारी नदियां योग प्रवाह के अकॉर्डिंग बहती हैं, कि भाई ऐसे बह रही हैं, बहती हैं कि नहीं, योग प्रवाह के अकॉर्डिंग एक दूसरे से मिलकर के बह रही हैं। कैसे बह रही हैं, एक दूसरे से मिलकर के बह रही हैं, तो इसे हम कहते हैं ड्रेनेज नेटवर्क। प्रवाह, इसे हम जो है कि क्या कहेंगे भाई, प्रवाह रेखा जाल। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, प्रवाह रेखा जाल कहा जाता है, प्रवाह रेखा जाल कहा जाता है। और अंग्रेजी में अगर हम बात करते हैं तो भाई ड्रेनेज नेटवर्क, ड्रेनेज नेटवर्क। समझ में आया, जो नदियां बिल्कुल रेखीय प्रवाह के क्षेत्र में बहती हैं, बिल्कुल एकदम सीधी, जो कि किसी के साथ नहीं मिलेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, ड्रेनेज लाइन, प्रवाह रेखा कहेंगे। और जो नदियां अन्य नदियों के साथ मिलकर के बहती हैं, जो कि एक जाल का नेटवर्क का यूज करती हैं, एक नेटवर्क को बनाती हैं, तो उसे हम कहते हैं भाई ड्रेनेज नेटवर्क। तो जिसमें हम बात किसकी करेंगे, तो जो हमारे हिमालय की नदियां हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे हिमालय की नदियां हैं, तो भाई किस पैटर्न को अपनाती हैं, हिमालय की नदियां किस पैटर्न को फॉलो करती हैं, आपके प्रवाह रेखा जाल को फॉलो करती हैं। क्योंकि ये नदियां क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के चल रही हैं। चाहे हम सिंधु नदी की बात करें, यहां हम लोग, या फिर सिंधु की बात करें, गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, यमुना की बात करें, चंबल की बात करें, घाघरा की बात करें, तो ये सभी नदियां कैसी नदियां हैं, ये सभी नदियां जो है कि भाई ड्रेनेज नेटवर्क को फॉलो करती हैं। किसे फॉलो करती हैं, ड्रेनेज नेटवर्क को फॉलो करती हैं, यानी कि प्रवाह रेखा जाल के आधार पर अपने प्रवाह क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो यहां तक समझ में आया आप सभी के। तो ये आपकी जो है कि भाई हिमालय की नदियां जो है कि किस पैटर्न को फॉलो करती हैं, आपके ड्रेनेज नेटवर्क पैटर्न को फॉलो करती हैं। किस पैटर्न को, ड्रेनेज नेटवर्क पैटर्न को फॉलो करती हैं। और जैसे कि हम जो है कि भाई इसे जो है कि भाई हम लोग एंटिक डेंट पैटर्न के नाम से जानते हैं। एंटिक डेंट
ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। एंटीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, जो कि आपके ड्रेनेज नेटवर्क को कवर करती हैं। तो समझ में आया भाई। तो ये हमारे हिमालय की नदियां हैं, चाहे हम इसमें सतलज की बात करें, इसमें हम लोग सतलज को भी जोड़ देते हैं, चंबल, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब आदि जितनी भी नदियां हैं वो सब किस पैटर्न को फॉलो करती हैं? आपके ड्रेनेज नेटवर्क पैटर्न को फॉलो करती हैं। समझ में आया। अब इसके बाद में कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि भाई हमारे बिल्कुल अलग बहती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। कैसी नदियां हैं? बहती हुई जैसे इसे मैं रफ कर देता हूं भाई, ठीक है। आपने ये कवर कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा ये पूरा पॉइंट, ये पॉइंट आपके समझ में आ चुका होगा, आपने इसे कवर भी कर लिया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे भाई, इस पैटर्न को हमारी प्रायद्वीपीय नदियां भी फॉलो करती हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई इस पैटर्न को भारत की अधिकांश नदियां इस पैटर्न को ही यूज करती हैं। अधिकांश नदियां जो हैं इस पैटर्न को ही यूज करती हैं भारत के अंदर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कुछ नदियां मैदानों में बहती हैं, कुछ नदियां मैदानों में बहती हैं, जिसे कि हम डेंड्रिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों में बहने का काम करती हैं। तो इनका जो अपवाह क्षेत्र है वो कैसा है भाई? वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार है, डेंड्रिटिक, ठीक है। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं ये नदियां, डेंड्रिक। और कई सारी नदियां ऐसी भी होंगी जो कि हमारे अंतःस्थलीय पैटर्न को फॉलो करती हैं, जो कि हम मरुस्थलीय बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मरुस्थल की बात करते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे भाई पैरेलल, ठीक है, समानांतर अपवाह प्रतिरूप को फॉलो करती हैं, समांतर अपवाह प्रतिरूप को फॉलो करती हैं। जैसे नर्मदा है, ठीक है भाई, ताप्ती है, ठीक है, पूर्णा है। तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के समांतर बहते हुए आपस में मिलेंगी नहीं, आपस में मिलेंगी नहीं। जैसे कि हम यमुना कहें, भाई यमुना गंगा के समानांतर बहती है, नहीं, क्योंकि यमुना गंगा में जाकर के मिल रही है, तो वो समांतर नहीं है, ठीक है। समांतर का मतलब क्या होता है भाई? ये दो लाइन आप इन्हें कितना भी बढ़ा दीजिए, ये आपस में कभी इस प्रकार से नहीं मिलेंगी। अगर ये मिल गई तो ये समांतर नहीं है। अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो ये समांतर नहीं होंगी, पैरेलल में नहीं होंगी भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये पैरेलल में नहीं होंगी। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, तो समझ में आया। ऐसी नदियां जो समांतर बहती हैं एक दूसरे के समांतर जो नदियां बहती हैं वो किस सिस्टम को फॉलो करती हैं? आपके समांतर अपवाह प्रतिरूप को, यानी कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ नदियां होती हैं जो कि भाई आपके इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। मतलब कि
अंतःस्थलीय अपवाह। जैसे लूनी नदी, ठीक है, घग्गर, लूनी नदी, घग्गर नदी। तो ये ऐसी नदियां हैं जो कि भाई मरुस्थल में जाकर के विलुप्त होती हैं, ठीक है, मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। तो वे नदियां जो विलुप्त हो जाती हैं मरुस्थलों में जाकर के, तो वो किस पैटर्न को फॉलो करती हैं? वो आपके इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्लियर? किसे फॉलो करती हैं? इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। समझ में आ रहा है ना सभी के? हाँ भाई, क्लियर है ना सबके? चलिए, समझ में आना चाहिए सभी के। अब इसके बाद हम लोग कुछ और पैटर्न को बात करते हैं या किसी और पैटर्न की बात करेंगे। तो वही वो इस प्रकार से जो पैटर्न बन करके चलता है, यानी कि जो हमारा पैटर्न है, तो ये सभी पैटर्न हैं। तो इन सभी पैटर्न पर हम अपनी नदियों पर काम करेंगे। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं, कि केवल अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं और वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि भाई उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियां किस पैटर्न पर काम करती हैं, अब वो देखिए। इसके बाद जो हमारी आयताकार प्रतिरूप है, ठीक है भाई, हम लोग यहां पर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है, तो इसमें हमारी वे नदियां आती हैं जो कि भाई आयताकार, चौकोर, चारों ओर घूमती हैं, चारों ओर घूमने का काम करती हैं। तो हम उन्हें भाई आयताकार अपवाह प्रतिरूप में शामिल करते हैं, जो कि आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो इस काम को काम करती हैं? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि भाई इस प्रकार की नदियों को फॉलो करने का काम करती हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था भाई, सतरंजी, भादर, मांडवी। तो ये वे नदियां हैं जो आपके रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं, चारों ओर, यानी आयताकार तौर पर घूमती हैं, आयताकार तौर पर घूमने का काम करती हैं, जो कि इनकी जो धाराएं हैं चारों ओर घूमने का काम करती हैं। हम इससे आगे हम बात करेंगे आपके देश के प्रमुख जल प्रपातों पर, यानी कि हमारी नदियों को समेट करने के बाद जब हम बात करेंगे जल प्रपात की बात करें या वाटरफॉल्स की जब हम बात करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें कि हम झील पर बात करें या हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करेंगे, जो कि हमारे निरंतर इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। देश के प्रमुख जल प्रपात, ठीक है, यहां हम जो है कि भाई वाटरफॉल्स की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वाटरफॉल्स की बात की जा रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई भारत के अंदर अनेक प्रकार के, यानी अनेक नगण्य संख्या में जो है कि जलप्रपात, वाटरफॉल्स प्राप्त हैं। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर अनेक जलप्रपात बने हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करते भाई सबसे अधिक जलप्रपात जो कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम बात करेंगे आपके जोग जलप्रपात के बारे में। जोग जलप्रपात या हम बात करें जोग जलप्रपात की बात करें या गार सोप्पा जलप्रपात की बात करें, गार सोप्पा जलप्रपात की बात की जाए तो ये ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो कि भारत के बड़े वाटरफॉल्स हैं, यानी कि ये भारत के बड़ी संख्या में यानी कि ऊंचाई में जब हम बड़े वाटरफॉल्स की बात कर रहे होंगे तो इसका नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दृष्टि या हम बात करते हैं कि भाई आयतन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं या इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है और जो कि आपके किस नदी पर बसा हुआ है, यह शरावती नदी पर बसा हुआ है। किस पर है? शरावती नदी पर बना हुआ है। ये भी एक हमारा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर फैला हुआ है और ये चौड़ाई के अनुसार, किसके अनुसार? चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है भाई, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब यही नहीं बल्कि और भी कई सारे वाटरफॉल्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात पर। किसकी बात की जा रही है? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि भाई दूसरे स्थान पर क्या है आपका? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कि भाई कर्नाटक राज्य के अंदर, ठीक है, कर्नाटक राज्य के अंदर कावेरी नदी पर बसा हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर स्थित है। भाई कई प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि जल जोग प्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ बसा हुआ है? कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी पर बसा हुआ है, जो कि आयतन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भाई? अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रपात है, यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये आपके भारत का। ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स जो है वो क्या है आपका? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कर्नाटक कावेरी नदी पर है। आयतन के अकॉर्डिंग, किसकी बात की जा रही है? आयतन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी के। और भी कई सारे हमारे यहाँ पर जलप्रपात हैं तो हम उन पर भी डिस्कस करेंगे, वन बाई वन करके हम उन पर डिस्कस करते रहेंगे, वन बाई वन स्टेप टू स्टेप करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा साथी। अब इससे आगे हम कुछ और वाटरफॉल्स हैं तो उन पर भी चर्चा करेंगे कि भाई ये वाटरफॉल्स किन नदियों के किनारे और कहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं आपके गोकक जलप्रपात के बारे में। गोकक जलप्रपात जो कि आपके घाट प्रवाह नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, घाट प्रवाह की सहायक नदी है आपकी गोकक नदी। ठीक है, गोकक नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गोकक नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? गोकक नदी पर बना हुआ है आपका गोकक जलप्रपात। कौन सा है? गोकक जलप्रपात जो है कि यहाँ पर बसा हुआ है। जैसे कि अब यहाँ बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। तो भाई धुआंधार जलप्रपात, जब हम नर्मदा नदी को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई नर्मदा नदी पर जबलपुर के किनारे, जब हम जबलपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक स्थान है आपका बेड़ा घाट। कौन सा स्थान है? बेड़ा घाट। तो उसी स्थान पर आपका ये एक स्थान पड़ता है, यानी जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। समझ में आया? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित हो गया भाई आपका कौन सा है? धुआंधार
जलप्रपात। जैसे कि हम बात करते हैं मधार जलप्रपात के बारे में, किसकी बात कर रहे हैं, मधार जलप्रपात। तो भाई मधार जलप्रपात जो है कि आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। किस पर बना है, चंबल नदी पर बना हुआ है। मधार जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, किस पर है, चंबल नदी पर बसा हुआ है। और जबकि झारखंड राज्य के अंदर रांची के निकट एक नदी बहती है, रेखा नदी। कौन सी नदी है, रेखा नदी। और जिस पर कि आपका, एक सेकंड भैया ना, जिस पर कि आपका हुंडरू जलप्रपात बसा हुआ है। हुंडरू ये कहाँ है, आपके झारखंड में रेखा नदी पर। किस नदी पर है, रेखा नदी पर बसा हुआ है आपका ये हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात जो है कि आपका झारखंड के अंदर रांची में, कहाँ है, झारखंड में रांची के अंदर रेखा नदी पर बना हुआ है। और ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर चित्रकूट जलप्रपात, कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात जो है कि आपकी इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो कि भाई आपके छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर बसा हुआ है। किस पर बना हुआ है, इंदिरा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना है, अब मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं भाई कि जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे भारत में से नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है भाई, इंद्रावती नदी पर बसा हुआ है। या और भी कई सारे, जैसे कि हम बात करते हैं आपके एक जलप्रपात है आपका बरकाना जलप्रपात। कौन सा है भाई, बरकाना जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक की सीता नदी पर बसा हुआ है। बरकाना जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक की सीता नदी पर बसा है। ठीक है भाई, सीता नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, सीता नदी पर बना हुआ है। तो भाई अब इसने, जब हम बात करेंगे तो मैं इसकी पूरी एक शीट है, तो मैं पूरी एक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस पीडीएफ के तौर पर आपको ये पूरी सी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि सारे जलप्रपात की लिस्ट होगी जो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक हम साथ में रहने वाले हैं, तो बने रहिए सभी लोग। ठीक है भाई, तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ समाप्त होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग बने रहिए साथ में। और आप सभी को पता है कि आज हम जो है कि पूरे तरीके से हम नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें कि हमने, और यहाँ पर हम इनके जलप्रपात को भी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हों, या फिर हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियां हों, या हमारी हिमालय की नदियां हों। मोस्टली सभी नदियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इससे आगे जो भी हमारे टॉपिक है
वो हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक रहेगा, जिसमें कि हम बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? भारत की झीलों के बारे में हम बात करेंगे। और झीलों के बारे में साथ साथ ही हम यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे भाई। झीलों से संबंधित और भी कई प्रकार की प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डिस्कस होगा वो आपके साथ में रहेंगे। तब तक भाई आप सभी लोग बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।